है वो लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग वी एंडेड रादर द इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या थी सारी के सारी। फिर हम लोगों ने एक टेबल भी सारा का सारा बना लिया था जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट उसको कवर अप करना था कि डिफरेंट मेथड्स के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट बिजनेस सिनारियोज में कौन कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होती हैं। और साथ साथ ये भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि डिसइकोनॉमीज स्किल कौन सी होती है। अच्छा, अब आज जो हम लोगों ने बात करनी है वो ये करनी है कि अगर मुझे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव मैं फॉर एग्जांपल ड्यू टू माय स्केल ऑफ ऑपरेशन देयर आर सम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट हैव बीन अचीव्ड जो कि मैं नहीं चाहता अचीव करना। इज देयर एनी वे वी कैन अवॉइड देम? सही है, वी कैन ओवरकम देम, सही है, वी कैन रिजॉल्व देम। तो वो किया जा सकता है, ठीक है। तो वन पहली चीज तो ये देखनी है आज। नंबर टू चीज ये देखनी है कि अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का शुरू का कॉन्सेप्ट जब हमने स्केल ऑफ ऑपरेशन पढ़ना शुरू किया था उसका शुरू का कॉन्सेप्ट देखो तो मैंने ये बात की थी कि देयर आर सर्टेन इंटरनल इकोनॉमीज, देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। तो इंटरनल इकोनॉमीज के लिहाज से तो हमने सारी बातें कर ली हैं कि जी बल्क परचेजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, फाइनेंशियल होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। 6 डिफरेंट टाइप की हम लोगों ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बात करी। अच्छा, ये तो वो है जो कंपनी के ऊपर है और कंपनी उनको अचीव कर सकती है और कंपनी उसके लिहाज से काम कर सकती है, ठीक है। रही बात इस चीज की कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज, अब जब कंपनीज जो हैं वो इंटरनल इकोनॉमीज अचीव कर चुकी होती हैं, दे बेसिकली आर trying to achieve further economies that are in the environment, सही है। और ये याद रखिएगा कि इंटरनल इकोनॉमीज आर ऑलवेज कंपनी बेस्ड और एक्सटर्नल इकोनॉमी इज विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री बेस्ड, ठीक है। किसी इंडस्ट्री के लिए कोई चीज feasible हो सकती है, किसी इंडस्ट्री के लिए कोई चीज feasible नहीं हो सकती। अब सिंस आप उस इंडस्ट्री का पार्ट है, देयरफॉर इफ इट इज feasible फॉर द इंडस्ट्री इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यू। लेकिन इफ समथिंग इज गोइंग बैड फॉर द इंडस्ट्री इट्स गोइंग टू बी बैड फॉर यू एज वेल, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूँ और शू मैन्युफैक्चरर के लिहाज से इंडस्ट्री जो शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उस कंट्री की, उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं। सो जैसे ही टैक्सेस लग गए हैं तो सब पे टैक्स लगे हैं भाई, और उन्होंने कहा कि शू मैन्युफैक्चरर्स के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो अब जैसे टैक्स बढ़ाया गया है तो सबके लिए बढ़ा है, तो मेरे लिए भी बढ़ा है। सबके लिए इकोनॉमीज कम हुई हैं, मेरे लिए भी इकोनॉमीज कम हुई हैं, और सबके लिए डिस इकोनॉमीज बढ़ी हैं, मेरे लिए भी बढ़ी हैं। लेकिन क्या ये मेरी कंपनी का खर्चा है? क्या ये मेरी कंपनी के विद इन द कंपनी खर्चा है? नहीं, ये मेरी गलती की वजह से खर्चा नहीं आया, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थी जिसकी वजह से खर्चा आया मेरे सर पे, सही है। एंड दिस इज बेसिकली वेयर द एक्सटर्नल इकोनॉमीज कम इनटू प्ले, सही है। तो ये एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी हो गई क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं। सेम गोज टैक्सेस कम हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको जो है सपोर्ट फंड दे रहे हैं। सपोर्ट फंड देने से हुआ ये कि आपको सब कुछ ग्रांट्स मिल गई हैं, कुछ सब्सिडीज मिल गई हैं। तो पहले नहीं था, अब सब्सिडीज मिल गई हैं या आपको ग्रांट्स मिल गई हैं। सब्सिडीज ग्रांट्स क्या होती हैं बात की कहानी है, लेकिन सब्सिडीज या ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है एट टाइम्स, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि आपको सब्सिडीज मिल रही हैं इस इंडस्ट्री को, यानी शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सब्सिडीज दी जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है या सब्सिडाइज किया जा रहा है चीजों को, तो सबकी कॉस्ट कम हो रही है, आपकी कॉस्ट भी कम हो रही है। आपने कोई तीर नहीं मारा, बट सिंस यू वर इन द इंडस्ट्री और शू मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज द रीजन व्हाई यू जस्ट गॉट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। सो आपने कुछ नहीं किया, ये बाहर से आया है। जो बाहर से आया है इसका मतलब ये है कि वो एक्सटर्नली आपकी कॉस्ट कम कर रहा है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है कि कंपनीज ने इंटरनल अचीव कर लिया, अब एक्सटर्नल की तरफ जा रहे हैं, यानी इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर लिया, अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज की तरफ जा रहे हैं। जब एक्सटर्नल इकोनॉमीज की तरफ जाते हैं तो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं अब, दैट इज नोन एज लोकेशन डिसीजन, सही है। लोकेशन डिसीजन का मतलब ये है कि भाई अपनी फैक्ट्री या अपनी दुकान या अपनी आउटलेट या अपनी ब्रांच या अपना ऑपरेशन एक ऐसी जगह पे रखो जहां पर आपकी वैल्यू एडिशन हो सके। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि आपका ब्रांड इमेज बढ़ सके, आपकी मार्केट रेपुटेशन बेहतर बन सके, प्लस आपको कम कॉस्ट मिले, ठीक है। सो
जब हम लोकेशन डिसीजन की बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली the company or the firm or the organization is trying to achieve a certain location. सही है, location decision का मतलब ये is searching for certain location and deciding for certain location that is going to enable not only to achieve economies of scale externally but enhanced internal economies of scale. सही है, और in order to avoid maximum diseconomies internal या external. Plus अगर यही लोकेशन हमें इकोनॉमीज इंटरनल और एक्सटर्नल अचीव करने में मदद दे, प्लस हम लोगों को डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को कम करने में मदद दे, प्लस अगर इससे मेरी ब्रांड रेपुटेशन यानी मार्केट रेपुटेशन बेहतर हो जाए, तो यही लोकेशन डिसीजन विल बिकम द ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन. सही है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. देयर आर लोकेशन डिसीजन यानी सर्चिंग फॉर अ बेटर प्लेस, ठीक है, सर्चिंग फॉर अ लोकेशन फॉर आवर ऑपरेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन एक ऐसी लोकेशन डिसीजन जहां पर आप एक्सटर्नल इकोनॉमीज और इंटरनल इकोनॉमीज को अचीव कर सके. सही है, डिस इकोनॉमीज इंटरनल एक्सटर्नल को रिड्यूस या रिमूव कर सके, ठीक है, प्लस आपकी मार्केट रेपुटेशन इंक्रीज हो सके. ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो वही लोकेशन क्या बन जाएगी, आपकी ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन. मकसद अगर हम पहली दो बातें करते हैं, ठीक है ना, पहली दो बातें करते हैं यानी कि इकोनॉमी स्केल अचीव हो रही हो फर्दर और डिस इकोनॉमीज को हम ओवरकम करने में कामयाब हो जाए, सो ये कहा जाता है भाई ये लोकेशन डिसीजन. सही है, आपने एक ऐसी साइट सेलेक्ट करनी है जहां पर आपका इकोनॉमीज एक्सटर्नल इंटरनल अचीव कर सकें और इंटरनल एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज को आप खत्म या रिड्यूस कर सकें. ठीक है, अगर सिर्फ इतनी ही बात की जा रही है तो दिस इज नोन एज लोकेशन डिसीजन. सही, लेकिन अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दी जाए, यानी यही लोकेशन डिसीजन अगर मुझे मेरा ब्रांड इमेज बेहतर करने में कामयाब, यानी ये मेरा जो मार्केट रेपुटेशन है या मेरी मार्केट इमेज जो है वो मार्केट में अच्छा करने में कामयाब हेल्प आउट कर दे मुझे, सो यही लोकेशन डिसीजन कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन. ठीक, सो जब ये ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है, देन वी बेसिकली हैव लाइक एनालिसिस ऑफ दैट लोकेशन. अच्छा, अब इसमें दो तीन चीजें आती हैं. एक चीज आती है हमारे पास रीलोकेशन. सही है, रीलोकेशन का मतलब ये कि वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, देयर इज अनदर लोकेशन कॉन्सेप्ट नोन एज कोलोकेशन. ठीक है, कोलोकेशन का मतलब ये है कि हमने ए पर भी रहना है और हमने बी पर भी एड ऑन करना है, दैट इज नोन एज बिजनेस ग्रोथ की कहानी. सही है, और देन वी हैव ऑप्टिमम लोकेशन जिसके लिहाज से हमने बात करी. सही है, तो पहली चीज लोकेशन, भाई दो जगहें हैं मेरे पास, बहादुराबाद पे मैंने एक दुकान खोलूं या मैं साइट एरिया में दुकान खोलूं. ठीक है, लोकेशन, तो मैं बहादुराबाद पे दुकान खोलने के फायदे और नुकसान देखूंगा और साइट एरिया में दुकान खोलने के फायदे और नुकसान देखूंगा. सिंपल सी बात है, जिसके फायदे ज्यादा होंगे वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिसके नुकसान ज्यादा होंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. कहानी खत्म, पैसा. ये तो हो गया लोकेशन डिसीजन. रीलोकेशन करना है. अब रीलोकेशन का मतलब ये है कि हम बहादुराबाद पे थे लेकिन अब हम जा रहे हैं साइट एरिया पे, रीलोकेट कर रहे हैं. मजा नहीं आया, रीलोकेट कर, यानी फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, दिस इज नोन एज रीलोकेशन. जब रीलोकेशन में जाएंगे तो हम लोग ए की बुराई करेंगे और बी की अच्छाइयां करेंगे. सिंपल सी बात है, और थोड़ी बहुत एक आध बुराई बी की कर देंगे और एक आध अच्छाई ए की कर देंगे. लेकिन ये याद रखें कि जो अच्छाइयां हैं बी की वो रिलेटिवली ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू द अच्छाइयां ऑफ ए, और ए की बुराइयां ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू बुराइयां ऑफ बी. ठीक है, सो ये चीज इसमें थोड़ा सा हमें जहन में रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीलोकेशन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दिस इज हाउ वी हैव टू सेट आउट आवर पॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर आवर आंसर. इस तरह से कोलोकेशन किया जाता है. ठीक है, कोलोकेशन का मतलब ये कि हम बहादुराबाद में हैं, अब हम लोग फर्दर एक और आउटलेट खोल रहे हैं दैट इज इन साइट एरिया. यानी बहादुराबाद वाली ब्रांच से हमें कोई लेना देना नहीं है, वी आर प्रीटी हैप्पी विद इट. सो इसके फायदे नुकसान के बारे में बात नहीं की जाएगी, सिर्फ किसके फायदे और नुकसान के बारे में बात की जाएगी, बी के. लेकिन यहाँ पे याद रखना कि बी के फायदे ज्यादा होने चाहिए और बी के नुकसान कम होने चाहिए. अगर नुकसान ज्यादा लिख दोगे तो वो कोलोकेशन थोड़ी सी डाउटफुल बन जाएगी. यार जब इतनी बुराइयां हैं तो जाने की जरूरत क्या है. मेक सेंस. तो ये चीज है, भले आप लोकेशन डिसीजन कर रहे हो यानी कि ए या बी में से कोई एक सेलेक्ट कर रहे हो, या आप रीलोकेट कर रहे हो कि ए से बी की तरफ जा रहे हो, या आप कोलोकेट करो कि ए एंड बी. सही है, तो ये तीन चीजें आ गई, ए और बी
उर्दू वाला और नहीं, ये इंग्लिश वाला और है। A/B, ये पहली चीज है, लोकेशन डिसीजन कौन सा सेलेक्ट करना है। A to B, यानी A से B की तरफ जा रहे हैं, ये रीलोकेशन है। एंड A and B, यानी कि कोलोकेशन हो रही है। ठीक है, इन तीनों का फाइनल डिसीजन मेकिंग उस वक्त होगा जो लोकेशन हमारी बिजनेस के लिए ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन होगी। यानी कि इन सब का जो फाइनल पॉइंट जो हमने लिखना होगा वो ये कि भाई भले तुम ए सेलेक्ट करो या बी सेलेक्ट करो, भले तुम ए से बी पर जाओ, भले तुम ए के साथ बी को भी ऐड इन करो, याद रखो कि जो कुछ भी कर रहे हो फाइनल डिसीजन क्या बनना चाहिए, ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन। लोकेशन डिसीजन तो है, लेकिन इसको ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन बनना चाहिए जिसके अंदर आपकी ब्रांड इमेज जो है वो ज्यादा बेहतर हो सके। सिंपल सी बात, ठीक है। सो ये वो चीजें हैं जो हम लोगों ने बात अभी करनी है। और इसमें हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स आते हैं लोकेशन के अंदर, पूरे के पूरे लोकेशन के अंदर दो तरह की चीजें आती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि हम नंबर बेस्ड बात कर रहे होते हैं, सही है। कॉस्ट, रेवेन्यूज, इसके बारे में बात करते हैं, ये तकरीबन हर एक के लिए सेम होती है, ठीक है। और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है परसेप्शन बेस्ड, ठीक है। मीनिंग कुछ लोगों के लिए वो अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज 18 अक्टूबर है, सही है, इट्स 18th अक्टूबर राइट नाउ, और या 19th अक्टूबर, पता नहीं, जो भी कोई डेट है, सही है। सो इफ दैट्स द डेट, सो इट्स दिस डेट इज ड्यू फॉर एवरीवन, सही है। एवरीवन हैव द सेम डेट, तो ये क्वांटिटेटिव चीज है जो कि हर एक के लिए सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज सर्दी ज्यादा है, तो या आज खुश्की ज्यादा है, या आज हवा ज्यादा चल रही है, या आज का मौसम ज्यादा गर्म है, तो ये मेरा सब्जेक्टिव एलिमेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरीली हर कोई उससे एग्री करे। कुछ कहेंगे हाँ यार आज गर्मी ज्यादा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं यार आज भी कल जितनी गर्मी है ज्यादा तो नहीं है, सही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यार अभी तो दिन शुरू हुआ है, 12-1 बजे करीब देखेंगे क्या हालात है, देन वील डिसाइड कि वेदर गर्मी थ्रू आउट है या नहीं है। तो इसका मतलब ये दिस इज परसेप्शन बेस्ड, दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। सो पेपर 2 के अंदर, यानी कि जो पेपर 2 हमारा है डेटा रिस्पॉन्स का, उसमें ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का, लोकेशन डिसीजन का। पेपर 1 के अंदर भी ये आता है, लेकिन पेपर 2 में ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सो इसका कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, ये हम बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन अभी आज हम लोगों ने बात डिस्कस करनी, ठीक है। सो आज के जो प्लान है उसमें पहली बात तो हमने ये करनी है कि हाउ टू अवॉइड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर हम लोगों ने बात करनी है लोकेशन डिसीजन क्या होता है, और इसके तीनों चारों पांचों चीजों के बारे में बात करनी है कि लोकेशन डिसीजन, ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन, रीलोकेशन एंड कोलोकेशन में क्या फर्क होता है, और इसके अंदर हम किस तरह से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो और फिर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये तमाम तर चीजें जितनी भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि लोकेशन डिसीजन के अंदर जितनी भी बातें हम डिस्कस करेंगे, तमाम तर का ताल्लुक या तमाम तर इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम व्हिच द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव फर्दर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो किसी ऐसी जगह पे वो मूव करना चाहेंगे जहां पर वो फर्दर अपनी कॉस्ट को कम करने में उनको आसानी हो, सही है। सो दिस इज बेसिकली इट। अच्छा, बिफोर दैट, आप लोगों के पेपर्स जो हैं, जो आप लोगों ने मुझे लास्ट थर्सडे को दिए थे, जी हरी, क्वेश्चन। हरीम, आपका क्वेश्चन है कोई? ओके, ठीक है, समझ गया। तो अम, हाँ, जो आप लोगों ने थर्सडे को टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट भी आपको थर्सडे को ही मिलेगा, सही है। तो अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि उसको कल रिजल्ट पता चल जाए, तो सॉरी, कल रिजल्ट पता नहीं चल सकता। आपको थर्सडे को इंशाल्लाह ताला आपको आपके पेपर्स आपके मुंह पे मारे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्या आपके पेपर्स चेक हो गए हैं? आपके पेपर्स तकरीबन 50% चेक हुए हैं, सारे चेक नहीं हुए। क्या पेपर आज सारे चेक हो सकते हैं? जी नहीं, नॉट पॉसिबल, सही है। और सर क्या ये पेपर की डेट्स हम लोगों को वेंसडे को पता चल जाए? जब कह दिया थर्सडे को पता चलना है, थर्सडे को पता चलना है, सही है।
तो ऑनलाइन बताने का तो कोई तुक भी नहीं होता, ये तो फेस टू फेस में आपके पेपर डिस्कस किए तो क्या ही बात है। नंबर 2, 22 तारीख को आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट जमा करवाना है, क्या आपको असाइनमेंट मिल चुका है? क्या आप सब ने वो असाइनमेंट देख लिया? हैंड रेजिंग सेरेमनी जल्दी से कर लें जिन्होंने वो असाइनमेंट देख लिया है। गूगल क्लासरूम पे मैंने अपडेट किया है। हैंड रेजिंग सेरेमनी हो रही है भाई। साथ सलीम 4 जनाब, शाबाश। कानून सर जी, हाँ हाँ, आराम से। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब 13 अफराद ने 14 प्लस 7 को अगर ऐड कर ले 15 हो जाते हैं। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा काइंडली दीदार कर लें जाके। 22 तारीख को आप लोगों ने सबमिट करवाना है और 22 तारीख मेरे ख्याल से थर्सडे आ रही है, सही से? तो क्या करें भाई? अच्छी बात है ना। क्विज के साथ अब आप लोग क्विज के लिए पढ़ेंगे भी और ये क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे भाई, क्या बात है, बेहतरीन हो गया। ये तो सीन ऑन हो चुका है, अरे आला। ठीक है, तो दोनों दोनों चीजें करें, जिंदगी को पढ़ने में मगन कर लें, बुरे ख्यालात से आप दूर रहेंगे और पढ़ाई की तरफ आपका फोकस रहेगा। देखिए, हम आपको बुरी चीजों से छोड़ हटा रहे हैं, सही है? तो पढ़ें भी और असाइनमेंट्स भी करें, थर्सडे को जमा करवाइए, इसाले सवाब हासिल करिए और खुशी बनाए। ठीक है, तो ये कहने से डेट चेंज नहीं हो रही हरी, मेरा पॉइंट ये है सिर्फ। ठीक है, चलें जी, अब हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है। आज हो सकता है आज आप लोगों को जो बैकग्राउंड पीछे मेरा इंतहाई वाइट नजर आ रहा है, जब मैं लिखना शुरू करूं तो हम डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ लिखें। आई एम ट्राइंग टू चेंज द आउटलुक आई गेस। बहुत दिनों से सफेद सफेद पे लिख रहे थे, तो आज जरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अगर कोई गलती वलती हो गई ना तो मेरे जमाने। चलो जी, ये देखो, ये आ गया ब्लैक स्क्रीन। आज से हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे लिखना शुरू करेंगे। फाइन जी, सो okay जी, so first thing first, we basically have to ensure के how to achieve नहीं, how to remove, avoid diseconomies scale। याद रखें, ये internal diseconomies के बारे में बात की जा रही है। नंबर 1, ठीक है, मीनिंग आप अपनी कंपनी के अंदर अगर चाहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती रहे और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव ना हो, तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका तमाम तर जितना भी आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सही है, एंड नॉट लैक, सही है, ये जितनी भी आपकी मिसकम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी आपकी रिमूव होने में, मतलब दिस इज गोइंग टू रिमूव दीज टू थिंग्स। प्लस
अगर आप ये समझते हैं कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है, तो आप क्या करें, आप डिसेंट्रलाइजेशन भी करें। सही है? जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हर कोई अपने लिए डिसीज़न लेगा, या हर डिपार्टमेंट अपने लिए डिसीज़न लेगा। हर एक का डिसीज़न सेंटर नहीं लेगा, सेंटर का मतलब बोर्ड, ठीक है ना? वरना आम तौर पे होता क्या है कि कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो हर डिसीज़न सेंटर के पास जाता है। अब बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, उसमें सेंटर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत देर में पता चलता है, जिससे स्लो डिसीज़न मेकिंग होती है। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, जिससे वो तमाम तर अपॉर्चुनिटीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि स्लो डिसीजन मेकिंग से लूज हो जाती है, वो ज्यादा फायदे अच्छे तरीके से काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली तीसरी चीज क्या है? ठीक है जी। सो तीसरी चीज़ ये कि जनाब आप कर लें एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट, और एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट करने से फ़ायदा ये होगा कि तमाम तर वो एम्प्लॉयी जो समझते हैं कि जी उनको तो इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती या काम नहीं करवाया जाता, दैट बेसिकली इज़ गोइंग टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग, लैक ऑफ रिकॉग्निशन को आप कम कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर कैसे की जा सकती है, वो हाउ वी कैन जस्ट डू इट। तो इसको करने के लिए जो हमारे पास मेथड इस्तेमाल होता है, यानी कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को अचीव करने के लिए हाउ टू अचीव इट। ठीक है, अब ये एमबीओ का बेसिक मतलब क्या है, ये जरा देख लेते हैं। होता इस तरह से है कि ये जो एमबीओ है, ये ओरिजिनली कहता ये है कि जनाब आप अपने बड़े टारगेट को छोटे अचीवेबल टारगेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है, और हर टारगेट हर बंदे को दे दिया जाए, और हर बंदा अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट शुड बी मैनेज। सो हर बंदे को ये पता होता है कि यार ये मैं जो काम कर रहा हूँ ना, इट हैज सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द फाइनल टारगेट। सही है। सो again, if we just can go with this particular element, सही है। So this is how you just can achieve these economies of scale, reduce these economies of scale। ठीक है। So employee की involvement की जाती है। employee को क्या किया जाता है कि आप कहते हैं भाई देखो ये एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, कैसे बिजनेस को जो है वो टॉप 10 में आना है, या बिजनेस को जो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। अब मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए भाई आप एक एचआर के बंदे को, या एक मार्केटिंग के बंदे को, एक फाइनेंस के बंदे को कैसे बताएंगे यार तुम्हारा काम इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर तुम अपना काम नहीं करोगे, तो कंपनी अपने मार्केट शेयर को नहीं बढ़ा सकती। एकदम से उसको लगेगा कि कंपनी का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंधों पर आ गई। ठीक है। और जब वो चीज इस तरह से फील करेगा, तो कहेगा यार मेरे काम की इंपॉर्टेंस है, यानी कि मुझ पर कंपनी डिपेंड कर रही है, और अगर कंपनी के लिए मैंने ये काम नहीं किया, तो मे बी पॉसिबल कंपनी इज अनएबल टू अचीव द पर्टिकुलर टारगेट। और अगर उसका टारगेट अचीव नहीं होगा, डेफिनेटली मुझे सैलरी नहीं मिलेगी फिर।
तो इसका मतलब मुझे तो सैलरी चाहिए। अब सैलरी लेने के लिए या मुझे बोनस लेने के लिए या मुझे इंक्रीमेंट लेने के लिए या मुझे फ्रेंच बेनिफिट लेने के लिए, जो हमने फाइनेंशियल मोटिवेटर्स पढ़े थे जितने भी, वो अचीव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं काम नहीं करता बोर्डम के लिहाज से, तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। कंपनी का तो कुछ होगा या नहीं होगा, मैं अपना बैड बच जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वेयर कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग अ पार्ट ऑफ द कंपनी, नॉट अ पार्ट, अ पार्ट, सही है, ये दो अलग अलग वर्ड है, सही है, ऑफ द कंपनी, एंड हिंस देयर लैक ऑफ रिकग्निशन गोes down। ठीक है, so this is basically how these are three solutions, these are three medicines you can use in order to reduce the diseconomies। अब how effective being used, ये एक अलग बात है, लेकिन these are the theoretical conditions जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फाइन, तो ये हमारे पास एक जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो डिसइकोनॉमीज को हम लोगों ने रिमूव करना था, दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। मेक सेंस? अब आ जाते हैं जनाब अगली चीज की तरफ, एंड दैट इज द लोकेशन डिसीजन। अच्छा, ये बिफोर यू राइट डाउन, मैं एक चीज क्लियरली बता दूं, मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो थोड़ा सा इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। सेलेक्टिंग लोकेशन वेयर कंपनी कैन अचीव फर्दर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल एक्सटर्नल, सही है, इंटरनली भी अचीव करना चाहती है, एक्सटर्नली भी अचीव करना चाहती है, कॉमा, रिड्यूस एंड रिमूव, मैंने पहले लिखा रिड्यूस, सही है, और बाद में लिखा रिमूव। इसी वजह से मैंने पहले लिखा है एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल को आप रिमूव नहीं कर सकते, एक्सटर्नल को आप रिड्यूस कर सकते हैं, सही है। हाँ, इंटरनल को आप रिमूव कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगर आपने रिमूव लिखा है तो रिमूव और इज ओरिजिनली इंटरनल के लिए है, और जबकि अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल के लिहाज से, सो दिस इज बेसिकली लाइक दिस। ठीक है, ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं इसको जरा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल वही बदतमीजियां हैं या वो शरारतें हैं जो आप अपने आंसर में करते हैं लेकिन इसको सीक्वेंस नहीं कर पाते। अब आप लोगों को भी अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिखता कि रिड्यूस एंड रिमूव दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसका मतलब क्या होता कि पहला वर्ड क्या आया, रिड्यूस, इसका मतलब ये है कि इंटरनल को रिड्यूस किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता, जबकि कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल गलत है कि आप एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज को रिमूव कर सकते हैं। यू कैन नेवर रिमूव, यू जस्ट कैन रिड्यूस। फॉर एग्जांपल भाई, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वायरस फैला हुआ है, ठीक है, बीमारी फैली हुई है, कैन यू रिमूव इट? नो, यू कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड, सिंपल सी कहानी। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक रीजन जहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास कुछ इसके लिहाज से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, सही है जी। टर्मिनोलॉजी नंबर 1,
ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये कि जो मैंने लोकेशन डिसीजन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है वो पहले आ गई है, और अब एड ऑन क्या किया गया है कि आपके पास, और ये चीज याद रखना कि आई रियली डोंट नो वेदर दिस ग्रीन इज विजिबल और नॉट, बट दिस येलो इज, आई नो दैट। सही है, सही है, ये डिजायर्ड एलिमेंट है। भले आप कोलोकेशन कर रहे हो, अच्छा कोलोकेशन का एक और नाम भी है मल्टी लोकेशन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एंड रीलोकेशन भी वो चीज होती है। ये चीजें जहन में रखना कि भले आप रीलोकेशन कर रहे हो, भले आप कोलोकेशन कर रहे हो, फाइनल डिसीजन जो है वो याद रखिएगा, इट हैज टू बी ऑप्टिमम लोकेशन डिसीजन, मीनिंग जब हम कभी बात कर रहे होंगे सो उसमें हम इस चीज को ऐड ऑन कर रहे होंगे, ठीक है, मेक सेंस। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ ले। यहाँ तक किसी को कोई इशू है प्लीज पूछ लें। ट्रैफिक अभी भी फॉन्ट बड़ा करना है मुझे? ट्रैफिक सो ही रहे पूरा सानू की। ना तो ना से दफा दो दफा मेरा क्या जाए।
हो गया जी, चलो जी, अब चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। ओके, सो जो लोकेशन डिसीजन है, दैट इज चलिए, fine. So these are the qualitative and quantitative analysis that are required. अब ये चीजें क्या क्या है, इनको एक एक करके हम लोगों ने पढ़ना है। और
अगेन पॉइंट फिर वही आ जाता है सारा का सारा कि साइट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये तमाम तर चीज़ें हमें पड़ी हुई मिलती हैं, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन जो है ये एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी साइट, एक कंपनी कहती है कि मुझे पसंद नहीं आ रही, दूसरी कंपनी कहती है कि मुझे बड़ी पसंद आ रही, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटेटिव है। अब जैसे कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी की तैसी हुई, कोई भी कंपनी कराची आएगी और आके देखती है कि माशाल्लाह रोड्स का ऐसे हालात है, तो वो यही कहेगी यार यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ बिजली टाइम पे नहीं आती, यहाँ सर्दियों में गैस चली जाती है, ठीक है, गर्मियों में लाइट नहीं होती है, सर्दियों में गैस नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है ना, रोडें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक हब बना हुआ। और शायद ये मैं आप लोगों को अजीब की किस्म की एक न्यूज़ देने वाला हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 डिकेड, 10 साल की बात है ये, और कराची विल नो मोर रिमेन द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान, दैट्स बीन देयर। सो जितना आप लोगों ने उछलना है ना कि कराची जो है वो 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और टैक्स जनरेट करता है और ये सब 10 साल की कहानी और रह गई है। 10 साल डाउन द रोड कराची विल नो मोर द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। Basically what they are trying to do, they are trying to like spread the economic activity across Pakistan now. So क्योंकि वो सी पैक बन रहा है ना, जो सी पैक बनेगा ना, तो वो सी पैक का बेसिक जो पट्टी है ना, रोड शारे फैसल वाली रोड है, नॉट हमारी शारे फैसल, लेकिन एक गवादर से लेकर चाइना तक एक शारे फैसल बन रही है, ठीक है। तो वो रोड जो है ना वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा और उस पर अच्छा खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड कर रही होगी। तो बिफोर ये हमारे पास एक लास्ट लेम एक्सक्यूज रह जाए कराचीइट्स के पास, हमें कुछ और करना पड़ेगा। देयरफॉर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात है। अच्छा जी, एथिकल कंसिडरेशंस की बात आती है। बाज़ लोग एथिकली इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सी एक बात करता हूँ। स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है? और तमाम तर ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हुए बच्चों को छोड़ते हैं। अब बच्चों को पढ़ाई के लिए छोड़ रहे हैं, सही एजुकेशन के लिए छोड़ रहे हैं, एंड व्हाट यू आर टीचिंग देम टू बायपास द लॉ, इज़ इट एथिकल? ओ जी नहीं जी, देर हुई भी होती है, हमें पहुँचना होता है, कोई बात नहीं, स्कूल ही तो छोड़ना है। तो बेटा यही तो मसला है सारा के सारा, बच्चे ने तो थ्रू आउट सीखना है। सो इफ अगर आप ओवरटेक गलत कर रहे हैं, आप सिग्नल को तोड़ रहे हैं, आप बीच रोड में गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आप आगे वाली गाड़ी को हॉर्न दे देकर उसको उसकी गलती का नहीं, अपनी गलती का उसको एहसास दिलाना है कि वो गलत है, आप सही हैं, ये कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट बेसिकली ट्रैफिक रूल्स, सही है? आप लेट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया जहान के रूल्स आपके लिए चेंज हो जाएँगे। एथिकल कंसिडरेशंस के लोग क्या समझते भी हैं इस तरह की बातें या नहीं समझते? दैट्स द पॉइंट, ठीक है? रूम फॉर फर्दर एक्सपेंशन, आपने एक जगह ली है जो सस्ती है, लेकिन एक जगह है महँगी है। सस्ती जगह छोटी है, महँगी जगह बहुत बड़ी है। तो क्या ये अक्लमंदी है कि बड़ी जगह पे जाया जाए? अगेन दैट्स बेसिकली टोटली सब्जेक्टिव, दैट्स बेसिकली टोटली अप टू द एक्सपोज़र ऑफ द बिज़नेस, ठीक है? और हाँ, ये पार्किंग फैसिलिटीज़, ये चीज़ सीरियसली वी डोंट इवन कंसिडर। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई दुकान, सही है? कोई फ्रेंचाइज़ कभी ये नहीं सोचती कि भाई वो ऐसी जगह पे दुकान खोल रहे हैं, जहाँ पर आगे-पीछे पार्किंग की जगह है, अवेलेबल है या नहीं है। बस खड़ी कर देते हैं गाड़ी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वहीं पर ट्रॉलर भी खड़ा होगा, वहीं पर ये बाइक भी खड़ी होगी, वहीं पर चिंची भी आके रुकेगी, वहीं पर बस भी आके रुकेगी और सभी रुकेंगे वहाँ पर आके, ठीक है? तो ये चीज़ और आखिरी चीज़ जो है दैट बेसिकली इज़, यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ, दैट इज़ ए मैनेजमेंट प्रेफरेंसेस, सही है? अच्छा, ये क्लस्टरिंग मैंने जानबूझ के भी रोका हुआ है। मैं नहीं समझता कि ऑनलाइन मैं आपको ये समझा पाऊँगा। तो ये हम लोग जो हैं, अगर बोल भी दूँ इस बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स गोइंग टू वर्क आउट। मैं क्लास में इंशाअल्लाह ताला इसको फेस टू फेस समझाने की मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन आई थिंक कि ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा वर्चुअल वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है? सो ये हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें हम किसी भी एक साइट को, भले इट्स बीइंग a location, whether it's going to be a relocation, whether it's going to be a co-location, whether it's going to be optimum location, ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम काउंट करें तो कितने फैक्टर्स हैं? 1,
2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स हैं। वैसे इतने फैक्टर्स तो हम शादी करने में नहीं सोचते हैं, इतने फैक्टर्स में लोकेशन खोलने में सोचते हैं भाई। तो शादी तो आपको नहीं जल्दी है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से पहले नहीं सोचते, लेकिन सोचना चाहिए। ठीक है जी। सो कल आप लोगों से मुलाकात होती, कल आपको पेपर्स नहीं दे रहा, मैं आपको पेपर्स थर्सडे को दे रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स सी, अब आप जाएं, मेरी दूसरी दिहाड़ी का टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो इसका स्नैपशॉट ले लो। अब इसका स्नैपशॉट ले लो। नहीं भाई, आपको थोड़ी नहीं। और फिर इसका स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, चलो जी, जाओ एंजॉय करो, हैव फन। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 आ रहा है। यस।